Hello guys, welcome to Learn eSport. So guys, we are back with another video which is regarding monetary policy of Reserve Bank of India. तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी का कैसे फ्रेमवर्क करता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है और उसके रिगार्डिंग क्या-क्या टर्म्स उसमें इंक्लूड होते हैं और उनको सारा डेप्थ में समझेंगे। तो प्लीज लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब में डिफरेंसेस बताए गए हैं। इन सारी चीजों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड्स में ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो नोन एज क्रेडिट पॉलिसी भी कहती है। इसको कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। अब देखिए क्यों बनाई जाती है। मार्केट में मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमी में किस तरीके से पैसा जा रहा है उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का गठन हर 3 मंथ में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। बैंक रेट्स, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिससे कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज किया जा सके। तो इन सारी चीजों को लेके डिस्कस करेंगे अपनी इन आगे वाली स्लाइड्स में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो देखते हैं क्या है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ये समझ लेते हैं गाइस। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, यानी मूल्य निर्धारण। तो मूल्य निर्धारण में क्या करना है? इसमें हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे तो उससे द्वारा हम इन्फ्लेशन को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी, न्यूट्रलिटी ऑफ द मनी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों का के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है। जो मेन एम है वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक हमारे जो घर में होती है, जो हम लोग मान लीजिए घर का बजट फ्रेम करते हैं, उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक, और मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरी देश के लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। और एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एक जो क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब मनी का जो फ्लो है, जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वहां तक उसका एडिक्वेट फ्लो किया जा सके, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। दो तरीके की इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास यहाँ पर यूज होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब जब हम मनी सप्लाई पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और क्वालिटेटिव होता है जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो तरीके के होते हैं। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के यहाँ पर दो और इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं, जिसमें है पहला डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैंक रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ेंगे सीआरआर और एसएलआर के बारे में। अब बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास जो है वो है व्हाट इज कैश रिवर्स रेशियो। कैश रिवर्स रेशियो क्या है? कैश रिवर्स रेशियो एक प्रकार का मिनिमम परसेंटेज है जो कि कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए बैंक के पास जो है 100 रुपए हैं। अब मान लीजिए अभी जो करंट चल रहा है सीआरआर वो है 3%, यानी कि 3 रुपए बैंक को आरबीआई के पास क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। यानी उसके पास बचा कितना? उसके पास बचा 97 रुपीज। यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, अगर ये सीआरआर को बढ़ा के 4 कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है? 4% कर दिया जाता है, यानी अब बैंक के पास कितना बचेगा? 96 रुपीज बचेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अभी क्या था? 97 था, अभी कितना है? 96, यानी बैंक के पास पैसा क्या हो गया? कम हो गया, लेस मनी हो गया बैंक के पास। अगर बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो मार्केट में भी पैसा क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, यानी लोअर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और इससे प्राइसेस क्या हो जाएंगे? लोअर हो जाएगा, यानी महंगाई जो है वो घट जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा सीआरआर होगा वो उतना ही ज्यादा पैसा मार्केट से खींच लेगा, इकोनॉमी से खींच लेगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। कैश रिवर्स रेशियो नाम में ही छुपा हुआ है, कैश रिवर्स रेशियो। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो पैसा रखा जाता है किसके पास? आरबीआई के पास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर क्या होता है? देखिए बैंक की कुछ लायबिलिटीज और टाइम डिपॉजिट्स होती हैं। लायबिलिटीज वही जो डिपॉजिट्स होते हैं जो उसके पास सेविंग और करंट के रूप में आते हैं, और टाइम डिपॉजिट्स मतलब एफडी और आरडी। तो उसका कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास ही रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना होता है।
अब इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए 100 रुपए है बैंक के पास टोटल लायबिलिटी और टाइम डिपॉजिट के रूप में, और अभी जो एसएलआर चल रहा है वो 18% चल रहा है। अब अगर 18% चल रहा है यानी बैंक के पास कितना बचेगा, 82 रुपीज बचेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यानी बैंक के पास अब 82 रुपीज है, वो लेंड कर सकता है, लेंडिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर इसको बढ़ा के 20 कर दिया जाता है यानी अब बैंक के पास कितना बचेगा, 80 रुपीज बचेगा, यानी बैंक के पास अब कम पैसा बचा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, बैंक लोगों को लोन भी कम प्रोवाइड कर पाएगा क्योंकि बैंक के पास खुद ही पैसा कम है। इससे जो मार्केट में डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उससे प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है एसएलआर। आगे बात करते हैं रेपो रेट। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझिएगा रेपो रेट क्या होता है। देखिए आरबीआई और ये है हमारा कमर्शियल बैंक। अब मान लीजिए कमर्शियल बैंक है, मान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक है हमारा। अब यहाँ पर इसका एक डिपॉजिटर है अनिल अंबानी, ठीक है। अनिल अंबानी ने यहाँ पर इसके पास आया और कहते हैं कि मुझे 300 करोड़ रुपए की रातों रात जरूरत है, ठीक है। अब पीएनबी कहेगा हमारे पास तो है नहीं 300 करोड़ रुपए, कहां से हम पैसा दें। तो कमर्शियल बैंक जो है यानी जो पीएनबी है वो जाएगा आरबीआई के पास और कहेगा मुझे 300 करोड़ रुपए उधार में चाहिए, ओवरनाइट, सिर्फ एक रात के लिए। कल तो मेरे पास डिपॉजिट आ ही जाएगा, मेरे पास लोग पैसे जमा कर जाएंगे, मुझे मेरा काम चल जाएगा, मैं वापस कर दूंगा आपके पैसे। तो आरबीआई कहेगा ठीक है भाई पैसे ले लो हमसे, लेकिन मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, कुछ परसेंटेज चार्ज करूंगा आपसे, ठीक है। तो जो परसेंटेज आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कब, ओवरनाइट ड्यूज को कंप्लीट करने के लिए, उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, रेपो रेट। अभी जो करंट रेपो रेट चल रहा है वो 4% चल रहा है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब इसको एक और चीज से आप एक्सप्लेन करते हैं मैं। अब देखिए, अब 100 रुपए मान लीजिए अगर बैंक उधार लेता है आरबीआई से, और अगर करंट चल रहा है 4%, तो यानी कि 104 रुपए, 104 रुपए देने पड़ेगा बैंक को। अगर यही बढ़ा के कर दिया जाता है 5, ये बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 5 कर दिया जाता है, यानी बैंक को फिर कितना देना पड़ेगा, 105, यानी बैंक के पास पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, ध्यान समझिएगा, अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाता है यानी मार्केट से पैसे को खींचा जा रहा है, यानी बैंक से पैसे को ज्यादा लिया जा रहा है, यानी मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड विल आल्सो डिक्रीजेस, और उससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन भी घट जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी रेपो रेट कैसे होता है। अच्छा, ठीक इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। अब मान लीजिए आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आरबीआई किससे लेगा, बैंक से लेगा, ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल बैंक से या प्राइवेट बैंक से लेगा। तो अब कमर्शियल बैंक ऐसे तो दे नहीं देंगे, कहेंगे हम भी अब परसेंटेज चार्ज करेंगे आपसे। तो जो परसेंटेज कमर्शियल बैंक चार्ज करते हैं रिजर्व बैंक के ऊपर लोन को प्रोवाइड करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन अब देखिए ना, आरबीआई के पास तो खुद ही पैसा है, वो तो खुद ही बैंकर्स बैंक है, वो क्यों उधार लेगा, वो इसलिए लेता है क्योंकि वो चाहता है कि मार्केट से पैसा कम हो जाए। समझिए बात को, वो चाहता है मार्केट से पैसा क्या हो जाए, खींच लिया जाए, कम कर दिया जाए, जिससे जो महंगाई बढ़ रही है उसका निर्धारण किया जा सके। तो उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो दोनों आई थिंक समझ में आए होंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक रेट के बारे में। तो बैंक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो ये भी, अब मान लीजिए आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक है, अभी भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, लेकिन जब हमने रेपो रेट में पढ़ा था तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म ये था कि वो कोलेटरल के साथ होता है, ठीक है, यानी बैंक को कुछ डिपॉजिट रखना पड़ेगा तभी आरबीआई पैसा देगा उसको रेपो रेट के ऊपर। लेकिन जब अब बैंक कह देगा भाई मेरे पास तो कुछ रखने के लिए पैसा है ही नहीं, कुछ चीज है ही नहीं, कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, कोई कोलेटरल है ही नहीं, तो उस टाइम बैंक रेट होता है। उस टाइम क्या होता है, बैंक रेट लागू किया जाता है। अब बैंक रेट हमेशा ज्यादा होता है रेपो रेट से। क्यों भाई, सीधी सी बात है, आपके पास जब कुछ गिरवी रखने के लिए है ही नहीं तो आरबीआई ज्यादा रिस्क ले रहा है ना आपको लोन देने के लिए, तो इसलिए ज्यादा बैंक रेट को अप्लाई किया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा बैंक रेट हमेशा ज्यादा होता है किससे, रेपो रेट से। तो रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है बैंक रेट। अब देखिए दोनों में कई डिफरेंसेस होते हैं, एक बार मैं समझा देता हूं डिफरेंसेस क्या है। बैंक रेट और रेपो रेट में, तो बैंक रेट और रेपो रेट में जो पहला डिफरेंस है कि बैंक रेट आपको कोलेट्रल फ्री होता है, जबकि रेपो रेट आपको क्या होता है, आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रेपो रेट मैंने आपको बताया ही कि हमेशा कम होगा, ऑलवेज लेस इन नेचर, जबकि बैंक रेट हमेशा क्या होगा, आपका ज्यादा इन नेचर होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा, दिस इज फॉर
लॉन्ग टर्म, और जबकि दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, ये आपका होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें याद रखिएगा। रेपो रेट आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, जबकि बैंक रेट आपका लैंडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो अभी जो करंटली बैंक रेट चल रहा है वो चल रहा है 4.25% का। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस, व्हाट इज एमएसएफ। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए पहले होता था एलएएफ, पहले क्या होता था एलएएफ, जिसको हम बोलते थे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि आरबीआई की मई की पॉलिसी 2011 में आया था। ठीक है, मई की पॉलिसी 2011 में आया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया हमारा क्या, तो अब ये होता क्या है, व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एट विच द बैंक्स आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई। तो अगर आरबीआई से पैसा लेना है बैंक्स को ओवरनाइट के लिए अगेंस्ट द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास है उनके बदले में अगर वो पैसा लेना चाहते हैं बैंक, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वो जनरली जो अभी करंटली चल रहा है वो चल रहा है 4.25% पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस को ध्यान से समझिएगा। इट इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू मैनेज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। मान लीजिए आरबीआई है और ये है हमारी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को मान लीजिए कोई योजना स्टार्ट करनी है, कोई पॉलिसी स्टार्ट करनी है, और उसके लिए गवर्नमेंट को 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो आरबीआई इनको 3000 करोड़ रुपए दे देगा और इसके बदले में बॉन्ड ले लेगा। ठीक है, और वो कहेगा कि मुझे आप क्या करिएगा, 5 साल बाद ये पैसे लौटा दीजिएगा। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में क्या आ चुके हैं, 3000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। अगर मार्केट में 3000 करोड़ रुपए आ चुके हैं यानी मोर मनी इन द इकोनॉमी, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया यानी मोर डिमांड हो जाएगी और हायर ग्रोथ रेट हो जाएगी, ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। इसी का उल्टा अगर लेस मनी हो जाएगा इकोनॉमी में तो लेस डिमांड हो जाएगी और लोअर प्राइसेस हो जाएंगे। तो जनरली ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो यूज किया जाता है वो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए किया जाता है, यानी मार्केट से पैसा खींचना है या मार्केट में पैसा लाना है, उसके लिए ओपन मार्केट ओएमओ का यूज किया जाता है। कई बार आपसे पूछा भी जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ओएमओ, तो आप याद रखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद कई बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। तो अभी तक जितने भी पढ़े थे वो सारे थे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला जो क्वालिटेटिव है वो है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अगर हम बात करते हैं क्या होता है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इज द डिफरेंस बिटवीन, एक प्रकार का डिफरेंस है हमारा। किसके बीच में डिफरेंस होता है ये?
जो भी सिक्योरिटीज है हमारी, ठीक है, और जो अमाउंट बोरो करता है बैंक, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इट इज टर्म्ड एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा है हमारे पास कंज्यूमर क्रेडिट। तो कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है? मान लीजिए कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, मान लीजिए टाइम पीरियड बढ़ा दिया कि आप ज़्यादा टाइम बाद लोन अपना रिपे कर दीजिएगा। आरबीआई की गाइडलाइंस भी आरबीआई टाइम टाइम पे इशू करता है, ओरल गाइडलाइंस होती है, रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं, वार्निंग देता है, अपील करता है बैंक से कि आप इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करिए जिससे मार्केट में पैसे का फ्लो मेंटेन रह सके। रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट्स, तो क्रेडिट्स की रेशनिंग करी जाती है, मतलब एलोकेट किया जाता है कमर्शियल बैंक को पैसा, ठीक है। मान लीजिए आरबीआई को लग रहा है कि अगर पैसे की कमी है तो उसको एलोकेट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, वो भी आरबीआई करता है। मोरल सुएशन मतलब होता है, मान लीजिए कि मोरली अगर कोई चीज उसको करना है, समझाना है किसी चीज को, साइकोलॉजिकल तरीके से समझाना है, इनफॉर्मल तरीके से समझाना है कि कैसे क्रेडिट, इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी चलाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी अप्लाई होती है। डायरेक्ट एक्शन, कई बार अब जब बैंक नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, आरबीआई पेनल्टी भी लगा देता है, ठीक है। तो आरबीआई अगर पेनल्टी लगा देगा तो इसको भी क्या बोलेंगे, मोरल डायरेक्ट एक्शन आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। तो गाइस ये सारी थी हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।